औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लेक्चर्स डिलीवर करूँगा। मैं इसमें इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से इंटरमीडिएट पार्ट 2 के कंप्यूटर साइंस बुक के हवाले से एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। सबसे पहले आज के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग अपने कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इस कोर्स में ऐसा क्या है जो आपने स्टडी करना है और ये कोर्स आप लोगों को इंटरमीडिएट पार्ट 2 में क्यों पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपनी बुक के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में वो ICS के स्टूडेंट पढ़ते हैं। सिमिलरली FA के स्टूडेंट्स जिन्होंने जनरल साइंस के अंदर कंप्यूटर चूज़ किया होता है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उनका बेसिक मोटिव ये होता है या इस लेवल पे इस कोर्स को पढ़ाने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रोवाइड की जाए। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स मार्केट में वर्कआउट कर रही हैं उन तमाम फील्ड्स के बारे में आपको डिटेल्स मिले, उन फील्ड्स के बारे में आपको नाउ-हाउ हो, आप जानते हो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो करंटली मार्केट में जिन पे काम हो रहा है। आप लोगों ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर जो कंप्यूटर साइंस की बुक स्टडी की है, आप लोगों ने देखा उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि वो तमाम चैप्टर्स इन फ्यूचर जो ग्रेजुएशन लेवल पे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि BS कंप्यूटर साइंस है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन तमाम फील्ड्स के अंदर वो तमाम चैप्टर्स एक कंप्लीट सब्जेक्ट के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने उसके अंदर हर चैप्टर में हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा स्टडी किया, जिनमें से चंद एक के नाम मैं आपको रोल बैक करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने पार्ट 1 में ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी। एक्चुअली आपके जो कंप्यूटर की फील्ड है उसकी मेजर 3 ब्रांचेस हैं। अब अगर आप इनको माइनर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मेजर इसकी 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच है इंट्रोडक्शन लेवल, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम वो डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है जिनका ताल्लुक इंट्रोडक्शन से होता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए आपके हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या हैं। इसी तरह आपके जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन सी होती हैं और कौन कौन सी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस मार्केट में करंटली अवेलेबल हैं, कंपल्सरी कंपोनेंट्स कौन से हैं और नॉन कंपल्सरी कंपोनेंट्स कौन से हैं, सोर्स डाटा एंट्री इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। इसी तरह आपने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। तो ये तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक था वो इंट्रोडक्शन लेवल से था। तो कंप्यूटर साइंस फील्ड की ये वो ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग तमाम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, जिसमें रैम, स्टोरेज डिवाइसेस है, रोम आ जाती है, आपकी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क और इस तरह की वो तमाम डिवाइसेस और वो तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन तमाम की डिटेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इसकी जो सेकंड ब्रांच है उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप कंप्यूटर फील्ड के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशंस हैं, तो उसमें डाटा की जो कम्युनिकेशन है इनसाइड योर मशीन एंड आउटसाइड योर मशीन। अगर आपने अपनी मशीन को या कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, लिंक करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर अपनी पॉलिसीज़ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है।
इसी तरह उसके अंदर आपकी आ जाती है नेटवर्किंग, कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। इसी तरह फिर आपने उसके अंदर इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के बारे में भी स्टडी किया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ब्रांच 2 के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर से कनेक्टेड वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको आउटसोर्स करते हैं। देखें, इंडिविजुअल मशीन है ना, तो उस इंडिविजुअल मशीन को हम स्टैंड अलोन मशीन कहते हैं। तो उसके साथ जो चीज़ें हैं वो लेवल 1 में आपने स्टडी की, जिसे हमने इंट्रोडक्शन लेवल का नाम दिया। लेवल 2 आपका आउटसोर्स है कि आपके कंप्यूटर के साथ क्या क्या कनेक्शन क्रिएट हो सकते हैं। आपने 2 मशीन्स कनेक्ट करनी है तो डेफिनेटली वहाँ पे नेटवर्क से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सिमिलरली आप आगे बढ़ें तो आपका जो लेवल 3 है उसे कहते हैं प्रोडक्टिव लेवल। इस लेवल पर आप अपने ऑटोमेशंस के काम करते हैं, जिनमें आपके ऑफिस ऑटोमेशन आ जाती है, जिनमें आपकी होम ऑटोमेशन आ जाती है। मतलब कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड जो काम होते हैं, आप जो कंप्यूटर की मदद से हल करवाना चाहते हैं, वो तमाम प्रॉब्लम्स आपकी प्रोडक्टिव वर्किंग के अंदर आ जाती है, जिनमें आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 2 मेजर एप्लीकेशंस को स्टडी किया था, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था। इसी तरह आपने देखा कि पार्ट 1 की कंप्लीट बुक के अंदर आपने डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी किया। एक्चुअली वो डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स और फील्ड्स हैं, जो कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आगे ग्रेजुएशन लेवल पे वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट के तौर पे आपके सामने आएंगे। यहाँ पर इस लेवल पर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लेवल की बातों को स्टडी किया, तो आगे एडवांस लेवल की चीज़ों को फिर आप उस ग्रेजुएशन लेवल पे जाके स्टडी करेंगे। अब पार्ट 2 की बुक के अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हम लेवल की बात करेंगे, तो वो लेवल 3 है, प्रोडक्टिव लेवल। इस लेवल पर 2 तरह की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एक तो वो हैं कि जो पहले से बने बनाए सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना सीखा। इसी तरह अब पार्ट 2 के अंदर भी आप क्या करेंगे कि आप उन चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। तो आपकी जो प्रोडक्टिव लेवल है, इस प्रोडक्टिव लेवल में भी फर्दर आगे 2 लेवल्स हैं। एक वो लेवल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो आपको वहाँ पे बताया गया था कि सॉफ्टवेयर की मेजर 2 टाइप्स हैं। एक वो तमाम एप्लीकेशंस या वो तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कि पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, बने बनाए मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिन्हें पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और पब्लिक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर की वो टाइप जो कि कस्टम बिल्ड होते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट और एज पर योर नीड आप उनको खुद सेट करवाते हैं, डेवलप करवाते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। तो लेवल 3 प्रोडक्टिव लेवल जो मैंने जिसका किया, अब आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी लेवल 3 में अंदर आती है। अब लेवल 3 के अंदर आपके पास जो प्रोडक्टिव लेवल है, उस लेवल में आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व होती है। अब मज़े की बात यह है कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अंदर आप इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे। आपको बताता चलूं कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 में आपकी 2 डिफरेंट बुक्स हैं, एक डेटाबेस के नाम से है और एक प्रोग्रामिंग के नाम से है। डेटाबेस में आप लोग प्री डिफाइन जो सॉफ्टवेयर है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, आप उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे और फिर उसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रेटजीज को स्टडी करेंगे, डिज़ाइन रेसिपीज को स्टडी करेंगे और वो पूरी डेटाबेस से रिलेटेड आप जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। जो बुक 2 है उसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग में यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने चॉइस रखी है कि आप या तो सी के साथ काम कर सकते हैं या आप विजुअल बेसिक के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको सी लैंग्वेज की तरफ लेके चलते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, सी लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है? वो इसलिए कि इन फ्यूचर जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे आपको फिर दोबारा C++ को स्टडी करवाते हैं। वो इसलिए कि चूँकि C++ या सी लैंग्वेज जो है वो मदर लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपको शुरुआत ही यहीं से करवाई जाती है।
तो मेजॉरिटी टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडिएट पार्ट 2 में प्रोग्रामिंग विद सी इसलिए करवा देते हैं क्योंकि वो आगे जब ग्रेजुएशन लेवल पे आप जाते हैं तो आपको अपनी बैकग्राउंड से अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। तो हम भी इस कोर्स के अंदर हम प्रोग्रामिंग विद सी करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी बुक के 2 डिफरेंट पार्ट हैं। पार्ट 1 जो आपकी है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और पार्ट 2 के अंदर आप प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सो बुक डिवीजन के हवाले से बात करें तो मैंने बताया कि नंबर 1 पे आपके पास है डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर आप क्या क्या चीज़ों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप डेटाबेस के बेसिक्स को स्टडी करेंगे कि डेटाबेस क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, टेबल्स क्या होती हैं, टपल्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एंटिटीज़ क्या होती हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब आप स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट की बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनकी बेस पर आप उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। सो आपके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप एज यूजुअल आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे कि इस सब्जेक्ट में ऐसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल होंगी, और आपको उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का आपको बताया जाएगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ खास टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो उस सब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक मीनिंग्स रखती हैं, तो इसलिए आप उन टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो लेवल 3 होगा डेटाबेस के अंदर वो होगा आपका डिज़ाइन प्रोसेस, कि अगर आप इटसेल्फ खुद अगर अपनी एक डेटाबेस डेवलप करना चाहते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है, एक स्ट्रेटजी है पूरी की पूरी। तो वो क्या है, आप किस तरह से उसको लेके चलेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, और किस तरीके से आप अपना एक कंप्लीट डेटाबेस डेवलप करेंगे। तो डिज़ाइन रेसिपी वो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। उसके बाद फिर डाटा की इंटेग्रिटी क्या होती है, कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, डाटा के साथ हम किस तरह जो है वो मैनिपुलेशंस करते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैनुअल वर्किंग के अंदर आती हैं, डेटाबेस हमें क्या सर्विसेज देता है कि हम वो ओवरकम कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को जो कि मैनुअल मैकेनिज्म में आती हैं। इसी तरह डाटा की नॉर्मलाइजेशन, कि डाटा को आप स्टैंडर्डाइज किस तरह करते हैं, नॉर्मलाइज किस तरह करते हैं, डुप्लीकेशंस कैसे रिमूव होती हैं और उनके ऊपर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किस तरह करते हैं, फिर उनके ज्वाइंस हैं, फिर उनके ऊपर वर्किंग है फर्दर। तो वो तमाम चीज़ें आप इसके अंदर सीखेंगे। इसी तरह फिर जब आप ये तमाम फंडामेंटल्स को स्टडी कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप एक टूल की तरफ आएंगे, आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करना सीखेंगे, और वो टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यूँ कहना मुनासिब होगा कि आपका इंटरमीडिएट पार्ट 2 जो सब्जेक्ट कंप्यूटर है वो 70% आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है और 30% आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो इस लेवल पे आपको प्रैक्टिकल के साथ वर्किंग इसलिए करवाई जाती है ताकि इन फ्यूचर जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे अपनी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे बढ़ें तो आपको वर्किंग करना आती हो, बेसिक चीज़ों का आपको आइडिया हो। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम करना किस तरह से है। इसी तरह फिर टेबल्स डेटाबेस में कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, कैसे डेवलप की जाती हैं, उनके रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करते हैं, उनके दरमियान आप डाटा की एडजस्टमेंट किस तरह करते हैं। इसी तरह क्यूरी कहते हैं एक रिक्वेस्ट को, एक इंक्वायरी को। फॉर एग्जांपल के जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप जाकर पूछते हैं भाई साहब फ़लाँ चीज़ अवेलेबल है, सो दैट इज़ योर क्यूरी। अगर है तो डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मार्केट जाता हूँ और मैं स्टोर पे जाके कहता हूँ भाई साहब शैम्पू है, अब वो ऐसे नहीं कहेंगे जी शैम्पू है, वो कहेंगे जनाब कौन सा वाली कंपनी का शैम्पू आपको रिक्वायर्ड है, हेड एंड शोल्डर है, क्लियर है, सनस्लिक है, देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज आर अवेलेबल, सो विच वन यू रिक्वायर्ड। सो क्यूरी, आपके पास जो डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है आप किस तरीके से उसको व्यू करना चाह रहे हैं,
आप कौन से वाले रैकेट को देखना चाह रहे हैं, दैट इज योर क्यूरी। सो क्यूरीज को किस तरह डील करना है, क्यूरीज की टाइप कौन कौन सी होती हैं। एक मैं आपको बताता चलूं, 4 डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी डेटाबेस एग्जिस्ट करती है, और वो है CRUD, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट। हमेशा पहले आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, डाटा बनाते हैं, मेक करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर आप उस डाटा को रिट्राइव करते हैं एज पर योर नीड, एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट और नीड आप उसको अपडेट करते हैं, और काम खत्म होने के बाद क्या आप उसको डिलीट कर देते हैं। ये मैं आपके लिए आज के लेक्चर में एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि आप इस पर सोचिएगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इस मौजू पे भी बात करेंगे, इस क्वेश्चन को भी अंडर कंसिडरेशन लेके आएंगे कि क्या हम काम हो जाने के बाद डाटा को ख़त्म कर देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं, या डिलीट कर देते हैं, या क्या सलूक करते हैं उसके साथ। आप बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। ये मैं आपके लिए आज एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इंशाल्लाह आप सीखोगे। इसी तरह आपके पास डेटाबेस में फॉर्म्स, डाटा एंट्री के लिए यूज़र से डाटा कलेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं। तो वो फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, वो फॉर्म्स डेटाबेस में डील कैसे होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सिमिलरली आपकी डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं। देखिए, हम सारा ये काम डाटा मैनेजमेंट का क्यों करते हैं, जस्ट फॉर 1 क्लिक रिजल्ट। आप में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि यार मेरे मोबाइल फ़ोन में अगर 5000 डिफरेंट कॉन्टैक्ट है ना, तो मैं एक ऐसी की प्रेस करूं, या मैं एक ऐसा कोड वर्ड यूज़ करूं कि जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूं वो सामने आ जाए। तो डेफिनेटली आप डाटा की सारी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट करते हैं फॉर इजी एक्सेस, सर्चिंग, इसको आसान अल्फाज में कहते हैं सर्चिंग। याद रखिएगा, डाटा के अंदर जो सर्चिंग होती है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है। आप यकीन जानिए कि प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट, डेवलपर्स कई सालों से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि अपनी सर्चिंग को मिनिमाइज कैसे किया जाए, कम से कम टाइम के अंदर एफिशिएंसी को इन्वॉल्व कैसे करें, कि कम से कम टाइम में अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा, एक बिग डाटा में से आपका रेलिवेंट डाटा कैसे उठा के लाना है। तो बड़े बड़े एनालिस्ट, एल्गोरिदम डिज़ाइनर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हैं इसके ऊपर काम करने पे। बहुत सारी एफिशिएंसी डेवलप हो चुकी है, लेकिन फर्दर साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं हाउ टू मिनिमाइज, कि कैसे अपने रिजल्ट्स को कम से कम टाइम में एक्सेस करें। तो इंशाल्लाह रिपोर्ट्स डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इसी तरह आपकी जो बुक 2 है, प्रोग्रामिंग विद सी, हम इस कोर्स के अंदर हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे सी के साथ। आपके पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से चॉइस है कि आप विजुअल बेसिक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेजॉरिटी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस आपको सी पढ़ाते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आगे यूज़ होती है। विजुअल बेसिक को आप आगे चल के BSc लेवल पर पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन वो लाइट होती है। हार्ड वर्किंग के लिए अगर आप बात करें, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो मदर लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं। तो आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से जिसको चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। अब सी लैंग्वेज में किन किन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो हम प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे ना, कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करता चलूँ ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो और आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को इंजॉय करने का मौका मिले, और आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें अपने माइंड में कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, अगर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, और आप अगर मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं और अपने सब्जेक्ट को टाइम देने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप यकीन जानिए कि इस कोर्स में आप अच्छा खासा इंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी हार्ड वर्किंग। हम जो काम करें आप साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली प्रोग्रामिंग। देखें, मशीन के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। आप एक रियल टाइम एग्जांपल ले लें, आप घर में हैं, आपके फादर आपसे कहते हैं बेटा मुझे पानी पिलाएं, आप क्या करते हैं? क्या आपको बताते हैं वो कि बेटा पानी कैसे पिलाना है, या आपको उन्होंने बताया कि कौन से वाले ग्लास में पानी पिलाना है?
या उन्होंने क्या आपको बताया कि पानी फिल्टर्ड पिलाना है, ठंडा पानी पिलाना है, गर्म पानी पिलाना है, कहाँ से लेके आना पानी? डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपकी कॉमन सेंस हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या वो तमाम कॉमन सेंसेस बाय बर्थ आपके पास आई थी? नो। आप जब छोटे थे तो आपके बड़े बहन भाइयों को जब इस तरह आपके पापा कहते थे कि जनाब पानी लेके आओ, तो आप उनको देखते थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, आप लर्निंग कर रहे थे। तो छोटे होते हुए आप लर्निंग फेज में थे, आप गेन करते रहे। आपने किसी के साथ बदतमीजी की, आपके पेरेंट्स में से आपके किसी पेरेंट ने आपको रोका टोका, तो इट्स मीन दैट कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुआ कि जनाब मुझे ये काम नहीं करना, ये गलत है, इस पर डांट पड़ती है। सो बेसिकली क्या हुआ, आपने इंस्ट्रक्शन गेन की हैं। इसी तरह जब आप मशीन से कोई काम करवाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, मशीन्स आर स्टूपिड। मशीन को बताना पड़ेगा A to G के जनाबे वाला आपने पानी पिलाना कैसे है। तो वो तमाम एक प्रोसीजर जो आप मशीन को गाइड करते हैं, जिन्हें कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंशाल्लाह हम इस कोर्स को जब स्टार्ट करेंगे, लेक्चर्स इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो वहां पे मैं इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको बताता चलूं कि मशीन से काम करवाने के लिए मशीन को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो हिदायत देते हैं, जो तरीकाकार उसको समझाते हैं, वो हमारा प्रोग्राम होता है। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल इसकी ओर देता हूँ। आप किसी जगह पे काम करने जाते हैं, जॉब करते हैं, तो फर्स्ट डे जब आप जाते हैं, वहाँ पे जाते ही काम पे नहीं लग जाते। वो पहले दिन जो भी बॉस होते हैं वो बताते हैं कि जनाबे वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपने काम क्या क्या करने हैं और ये काम कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, आप किसी अदारे के अंदर काम करके आए थे, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा काम ऐसे होता है, हम चीज़ों को ऐसे देखते हैं, हमारे नज़दीक ये बातें ऐसे हैं। तो 2, 4, 5 दिन में आपको एडजस्टमेंट टाइम मिलता है। तो वो एडजस्टमेंट टाइम एक्चुअली क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग एक्चुअली आपकी इंस्ट्रक्शंस गेनिंग होती है। आप इंस्ट्रक्शंस को गेन करते हैं, कैप्चर करते हैं, और फिर उसकी बेस पर आप वर्किंग करते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर डिसीजन मेकिंग्स आती हैं। तो इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, आप मशीन से काम कैसे करवा सकते हैं। यकीन जानिए कि मशीन हर वो काम कर सकती है जो आप करवा सकते हैं, हर एक काम। लेकिन उसके लिए मशीन को बताना पड़ता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ये 2 जवाब देने पड़ेंगे, क्या करना है और कैसे करना है। जब तक आप मशीन को इस बात का जवाब नहीं देंगे, मशीन आपका काम नहीं कर सकेगी। सो फिर सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन पे आएंगे कि जब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो फिर सी क्यों, वाई सी। तो सी की हिस्ट्री, फिर सी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम फिर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी के ऊपर आएंगे कि जनाबे वाला किसी भी लैंग्वेज में काम करने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। उन्हें कहते हैं ग्रामर, और उस ग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़बान में कहते हैं सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज के सिंटैक्स क्या है, मतलब ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आप उस लैंग्वेज में काम कैसे कर सकते हैं। आप देखें ना, उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू बोलने का एक तरीका है, ठीक है ना, कहाँ पे का लगना है, कहाँ पे की लगना है, करता है, करती है, करते हैं, करता हूँ, तो डिफरेंट सीखे हैं यहाँ पे, आप वो यूज़ करते हैं। सिमिलरली आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर है। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम्स की भी एक लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिन्हें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी कहते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। फिर इनपुट और आउटपुट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आपने उस मशीन के उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए मशीन को इनपुट कैसे देनी है, मशीन से आउटपुट कैसे लेनी है। इसी तरह डिसीजन हैंडलिंग, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डिसीजंस रिक्वायर्ड होते हैं, आपने कोई चीज़ डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 50% से ग्रेटर हैं तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो ऐसी केसेस को कैसे डील करना है। इसी तरह आपके पास आइटरेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, रेपिटेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसके अंदर किसी काम को बार बार रिपीट करना है। जैसे आपने टंकी को फिल करना है, टैंक को फिल करना है, पानी वाले टैंक को फिल करना है। अब वो पानी उसके अंदर कैसे भरना है, उसके अंदर पानी भरने का तरीका है कि जनाबे वाला कितनी देर तक पानी भरना है, वो जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं वो रिपीट हो रहा है। वीक के एंड पे संडे आता है, अगले दिन फिर मंडे, तो वो वीक भी एंड संडे पे ही होता है। तो रेपिटेशन ऑफ योर टास्क,
वो कैसे डील होते हैं। इसी तरह फिर फंक्शंस की बात आती है, फंक्शंस क्या चीज़ें होती हैं और फंक्शंस की हैंडलिंग सी के अंदर कैसे होती है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिमिलरली फाइल हैंडलिंग, कि अगर आप कंप्यूटर में स्टोर्ड डाटा के साथ काम करना चाहते हैं सी लैंग्वेज में, तो वो डाटा कैसे एक्सेस होगा, आप उसके साथ कैसे वर्किंग करेंगे। इसी तरह फिर एडवांस वर्किंग पे आएंगे कि आप सी लैंग्वेज के साथ एडवांस वर्किंग कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। कल को जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आएँ, प्रोग्रामिंग करें, तो आपको पता लगे कि हाँ यार मेरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग है, मैं आगे बड़े क्विकली जा सकता हूँ। सो एडवांस वर्किंग की तरफ आएंगे। सो यहाँ पे इस पूरे काम को करने के लिए जो बुक्स रिकमेंड करना पड़ती हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको इधर उधर की किताबों रेफ़र नहीं करूँगा, मैं आपको रेफ़र करूँगा आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, आपको उसकी बुक रेफ़र करूँगा। पीटीबी, आप वो पीटीबी लाहौर को यूज़ कर लें, आप पीटीबी गुजरांवाला, जो भी आपका सिटी है आप उसके मुताबिक आप वो बुक ले सकते हैं। और ये पीटीबी की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, मार्केट में जाके आप किताब परचेज कर लें। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना, एक्चुअली ये कंबाइन है, मतलब एक ही बुक के अंदर टोटल 15 चैप्टर है। फर्स्ट 7 चैप्टर डाटाबेस के हैं, 8 टू ऑनवर्ड वो सी लैंग्वेज के हैं। तो एक्चुअली ये 2 डिफरेंट बुक्स भी मिल जाती हैं। इसी तरह प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जिनकी किताबें अवेलेबल हैं, जैसे कि आईटी सीरीज़ है, पीएम सीरीज़ है, रहनुमा है, और भी काफ़ी सारी ऐसी बुक सीरीज़ हैं जो आप एज़ पर योर नीड यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को आप यूज़ करें, लेक्चर्स को आप ऑनेस्टी के साथ अटेंड करें, पॉइंट्स को नोट करें, आपके कॉलेज की तरफ से जो भी मैकेनिज्म कम्युनिकेशन का डेवलप होगा उसके थ्रू आप क्वेश्चनिंग करें। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे हम ये कि इन लेक्चर्स के अंदर ही मटेरियल ऐसा यूज़ करें और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि कोई क्वेश्चन आपके नज़दीक रहे ना। लेकिन फिर भी क्यूरीज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉलेज की जो भी पॉलिसी है आपके, वो डिफ़ाइन होगी आपके सामने, तो आप उसके मुताबिक आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है आप ये यूज़ कर लें, बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर चैप्टर वाइज हर चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशंस है। उम्मीद करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 2 से पहले अपने पास बुक ज़रूर रखें, और जब आप लेक्चर सुने तो आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए, और जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप बुक के ऊपर निशान भी लगाएं। एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जिस पर आप अपने मेन की पॉइंट्स को नोट करें, क्वेश्चंस एंड क्यूरीज को नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें। तो ये प्रैक्टिस अगर आप रखेंगे अपने लिए तो आप यकीन जानिए कि कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ ना आए, अनटिल अनलेस के आप हार्ड वर्कर हो और जो चीज़ें मैंने गाइड किया आप उसके मुताबिक वर्किंग करते हो। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपने पूरी बुक का इंट्रोडक्शन देख लिया, आपको समझ आ गई होगी कि आपने इस पार्ट 2 की बुक के अंदर किन किन चीज़ों को लेके चलना है, कैसे इन चीज़ों को सीखना है, कैसे प्रोग्रामिंग सीखेंगे और क्या क्या आपने इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ हम बात स्टार्ट करेंगे। ये मैं बताता चलूँ एडवांस आपको कि हम पहले सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, पहले हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डाटाबेस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।